हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है मैं फिर आपका दोस्त नीलेश कुमार एक नए 12th क्लास के वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा फर्टिलाइजेशन। तो हमारा एनसीईआरटी टॉपिक में जो है एनसीईआरटी बुक्स में देखें तो आपको टॉपिक मेंशन किया है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो हम लोग आज इसी दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है और इम्प्लांटेशन क्या है। तो आप जो है ऑलरेडी फर्टिलाइजेशन क्लास 10th में ही आप पढ़ चुके होंगे कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेटोसाइट विथ फीमेल गैमेटोसाइट्स। हाँ भाई, जो गैमेट्स का फ्यूजन प्रोसेस होता है, तो जब दो गैमेट्स मिलते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, संलयित हो जाते हैं, तो वह प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन तो ठीक है भाई, फ्यूजन हो रहा है, दोनों मिल रहे हैं, लेकिन ये जो फर्टिलाइजेशन होते हैं एक्चुअली में ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होता है वो कई स्टेप्स में होते हैं। वो स्टेप्स क्या क्या है? तो अगर हम लोग इसका बेसिक स्टेप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक स्टेप में देखते हैं तो हमारा आता है, अगर देख ले सबसे पहले तो हमारा होता है साइनोगेमी। साइनोगेमी। दूसरा जो स्टेप होता है वह हो जाता है साइटोगेमी। और थर्ड जो स्टेप हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं कैरियोगेमी। और यहाँ पे देखिएगा साइनोगेमी, साइटोगेमी और इसके बाद फिर क्या है? कैरियोगेमी। और कैरियोगेमी के बाद जो होता है वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट है। स्टेप को इजी वे में समझ लें। ह्यूमन के केस में देखें तो जो हमारा मेल गैमेट है, मान ली कोई स्पर्म है और ये ओवम्स है, दो गैमेट्स है। जब दोनों गैमेट जो होते हैं एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं, बिल्कुल नियरेस्ट हो गए, तो यह प्रोसेस को हम लोग कहते हैं साइनोगेमी। जब साइनोगेमी साथ आता है तो जो स्पर्म होता है मेल गैमेट वो ओवम के लेयर्स को ब्रेक कर देता है। कैसे करता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। जब भी ब्रेक करता है तो स्पर्म का न्यूक्लियस जो होता है वह ओवम के न्यूक्लियस यहाँ पे आने से पहले इनके जो होते हैं कुछ साइटोप्लाज्म इंटरचेंज होता है। तो जब भी साइटोप्लाज्म इंटरचेंज होता है तो वह प्रोसेस को बोलते हैं साइटोगेमी। फिर दोनों का न्यूक्लियस जो होता है एक ही सेल में आ जाते हैं, तो न्यूक्लियस का बायोलॉजिकल नेम होता है कैरियो। आप पढ़े होंगे यूकैरियोटिक सेल, यू का मतलब प्रोकैरियोट्स का मतलब न्यूक्लियस। तो दोनों का न्यूक्लियस मिलता है तो वह प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कैरियोगेमी। अब एक्चुअली ये जो प्रोसेस है यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर हम 12th लेवल को देखें, मेडिकल्स में जो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको हम लोग अब आते हैं 12th बेसिक पर। तो मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन होगा भाई। किसका फ्यूजन होता है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विथ फीमेल गैमेट्स। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के जो होते हैं कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस क्या होते हैं कि अगर देखें कि जो फीमेल्स का ये जो यूट्रस है, यूट्रस हो गया, ये आपको विजाइना है, और दोनों तरफ से जो ऑलरेडी मैंने बताया था कि यहाँ पे ओवरी हो रहा है। अब देखिएगा कि ये जो फ्लॉपियन ट्यूब है, अब देखिए तो जो गैमेट्स होते हैं वो रिलीज होंगे, लेकिन एक कंडीशंस क्या बनता है कि फर्टिलाइजेशन हमेशा नहीं हो सकता। फर्टिलाइजेशन का कंडीशन क्या होता है? फर्स्ट कंडीशन होती है कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों जो होते हैं वह एक ही टाइम पर रिलीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर रिलीजिंग प्रोसेस को देखें तो दोनों जो होते हैं एक टाइम पर रिलीज होना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बोथ गैमेट्स शुड बी रिलीज्ड एट सेम टाइम। फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाता है? बोथ गैमेट्स should be released
शुड बी रिलीज्ड एट सेम टाइम। तो अगर दोनों गैमीट जो होते हैं एक ही समय पर रिलीज होंगे तब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे देखा गया कि फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वह होना चाहिए क्वाइटस। भाई क्वाइटस क्या होता है, जिसको आप कॉपुलेशन कहते हो। कॉपुलेशन यानी सेक्स इंटरचेंजिंग हो जाता है ऑर्गन्स का, यानी मेल का पेनिस जो होता है विजाइना के अंदर जाता है और जो फ्रिक्शन करने लगते हैं उसको हम लोग क्वाइटस बोलते हैं, जिसको आप कॉपुलेशन भी हम लोग बोल सकते हैं। तो कॉपुलेशन किए तो कॉपुलेशन में क्या करता है कि मेल जो होता है वो अपने बहुत सारे स्पर्म को रिलीज किया। अब ये जो स्पर्म बहुत सारे रिलीज हुए यह कहाँ पे जाते हैं, विजाइना में। और जब भी वो विजाइना में जब भी एंटर करते हैं तो ये स्पर्म को विजाइना से होते हुए यूट्रस से होते हुए जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वह होता कहाँ पे है। तो आपको मैंने बताया था कि जो फ्लॉपियन ट्यूब होता है वो भी डक्ट, उसका थोड़ा सा स्वेलिंग पार्ट होता है जिसको हम लोग एम्पुला बोलते हैं। और ये जो डक्ट होता है उसको आइस्थमस कहते हैं। इस नली का नाम था आइस्थमस। तो फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पे है, तो एम्पुला आइस्थमस जंक्शन पर, यानी जो आइस्थमस है डक्ट और जो फुला हुआ पार्ट्स था एम्पुला, दोनों जहां पे ज्वाइंट होते हैं तो उसको बोलते हैं एम्पुला आइस्थमस जंक्शन। और इसी एम्पुला आइस्थमस जंक्शन पे जो होता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। लेकिन होता कैसे है कि अब ये जो स्पर्म है इसको आना कहाँ है, एम्पुला आइस्थमस जंक्शन पर। तो इसको ट्रैवलिंग जब ये करता है तो इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, तब जाके यहाँ पे पहुंचता है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन के थ्रू इसके अंदर एनर्जी आती है और तब यह एम्पुला आइस्थमस के पास पहुंचता है। तो वह रिएक्शन को बोलते हैं कैप्सिएशन रिएक्शन। उस रिएक्शन का नाम क्या रख दिया गया, कैप्सिएशन रिएक्शन। पूछेगा भाई कैप्सिएशन रिएक्शन क्या होता है, तो जब स्पर्म कॉपुलेशन करेगा और स्पर्म जो होता है विजाइना में आता है और वो फर्टिलाइजेशन के लिए जाता है एम्पुला आइस्थमस जंक्शन के पास, तो उसको जाने के लिए जो रिएक्शन होता है जिससे एनर्जी आता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कैप्सिएशन रिएक्शन। अब ध्यान दीजिए, जब कैप्सिएशन रिएक्शन से जो होता है पहुंच जाता है स्पर्म कहाँ पे, एम्पुला आइस्थमस जंक्शन पर। हम लोग को पता है भाई क्या जो लड़के होते हैं वो पहले ही वेटिंग में पहुंच जाते हैं, लेकिन सब दिन अब यहाँ पे आना किसको है, मेल गैमीट आ गया, लेकिन फ्यूजन होगा किसके साथ, फीमेल गैमीट के साथ। तो अब ये जो ओवरी होती है यह ओवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14 डेज, मैंने कल ही बताया था नेक्स्ट के प्रीवियस वीडियो में कि 14 डेज को बोलते हैं ओवुलेटरी फेज। और इसी 40 डेज के दिन ही जो ओवम होता है वो रिलीज होता है, और ये भी रिलीज होता है तो ये जो फिम्बरी होता है वो उसको अट्रैक्ट करती है अपनी ओर, और अट्रैक्ट करने के बाद उसको पहुंचा देगी। तो लड़के पहले पहुंचे हुए, लड़कियां भाई अक्सर बाद में आती है, तो यहाँ पे ये पहुंचाएगा। लेकिन लाएगा कौन भाई, मैंने बताया था इसको लेकर आता है कौन, एलएच। भाई इसको लव हार्मोन मत समझिएगा, मैंने बताया था इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कैवा डे लाता है 14 डेज, लेकिन 14 फरवरी को लव डे मनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एलएच का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन 14 फरवरी नहीं 14 डेज वाला जो होता है रिलीज करता है। जब ये दोनों यहाँ पे पहुंच जाते हैं, अब ये भी यहाँ पे दोनों जो होते हैं पहुंच जाते हैं, तो पहुंचने के बाद जो प्रोसेस होता है वही मेन हो जाता है। तो इसके अगर हम लोग अगले स्टेप में देखें, जब यहाँ पे पहुंचता है तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को समझते हैं किसके थ्रू, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। और ओवम को एक हम लोग और नाम देते हैं ओटिड्स। भाई पूछ लेगा ओवम ना देके कह देगा कि ओटिड्स क्या है, तो भाई ओटिड्स ओवम को ही कहते हैं। तो आपको मैं अब इजी वे में इसको तुरंत बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए।
अब आपको याद होगा जब मैं बताया था वो जीनेसिस की जो प्रोसेस थी कि एक जो ओवम होता है, तो ओवम जो होती है ये डबल लेयर से सराउंडेड होती है इस तरह का। अभी जो डबल लेयर से सराउंडेड होती है तो इसके आउटर लेयर का नाम क्या रख दिया गया था? जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा। और इसके जो अंदर वाला जो मेम्ब्रेन होता है तो उस अंदर वाला मेम्ब्रेन को बोलते हैं विटेलिन मेम्ब्रेन। इसका नाम रख दिया गया विटेलिन मेम्ब्रेन। अब ये जो जोना पेलुसिडा और विटेलिन मेम्ब्रेन के बीच जो हमें स्पेस मिल रहा है, जो स्पेस देख रहे हो, इसका नाम रख दिया गया है पेरीविटेलिन स्पेस। अब देखिए, अब ये जो ओवम है तो यह ओवम के बाहर जो होता है कुछ सेल्स के भी एक लेयर बनते हैं। आप पढ़े चुके होंगे, किस तरह से मैंने बताया था जब मैं ओवरी पढ़ा रहा था। भाई ये वही सेल्स है जो लेयर बनाते हैं। मैंने नाम बताया था, आपको याद होगा, ग्रैनुलोसा सेल्स। और ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स जो होते हैं पूरा चारों तरफ से कवर करके एक लेयर का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम रख दिया गया है कोरोना। ये भाई वो कोरोना वायरस नहीं है जो अभी चल रहा है, इसका नाम है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा, क्योंकि ये जो होता है रेडिएट होते रहता है बिल्कुल कैरोटीन की तरह, यानी उसको साफ किया जाता है बार बार, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है कोरोना रेडिएटा। अब ये जो सारे कोरोना रेडिएटा के जो सेल्स हैं, या सेल्स के बीच जो होता है एक केमिकल होता है जो सारे सेल्स को बांध कर रखता है। जैसे अगर आप एक बूंदी का लड्डू बना रहे हो तो उसको हम चीनी में बोल देते हैं ताकि उससे हम उसको सटा सके बूंदी के छोटे छोटे दानों को, और तब लड्डू बनता है। उसी टाइप का ओवम होता है। तो ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं वो सब जो होते हैं सटे होते हैं, और इनके बीच एक केमिकल होता है जो बाइंडिंग करने का काम करता है। उसका नाम रख दिया गया है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड। और यही हाइलुरोनिक एसिड के थ्रू ये सारे जो कोरोना रेडिएटा के जो सेल्स होते हैं वो अब देखिएगा कि ये जो कोपुलेशन हुआ, और कोपुलेशन के बाद जो होता है स्पर्म यहाँ पे ऑलरेडी जो होता है पहुंच चुका है। अब जब भी ये स्पर्म यहाँ पे पहुंच चुका है तो इसके बाद की जो कंडीशंस है अब क्या होता है सो ध्यान से समझिए। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जब भी स्पर्म और ओवम जो होते हैं दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, यानी साइनोगेमी की जो प्रोसेस होती है, तो डायरेक्टली स्पर्म आता है तो यहाँ पे एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्रोजोमल रिएक्शन। इसका नाम रख दिया गया एक्रोजोमल रिएक्शन। अब एक्रोजोमल रिएक्शन क्यों बोले? क्योंकि हमने पढ़ाया था कि स्पर्म का जो हेड पार्ट होता है ऊपर में कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। इसका नाम क्या बताए थे? एक्रोसोम। और एक्रोसोम क्या होता है भाई? मॉडिफाइड पार्ट है। किसका मॉडिफाइड पार्ट है? गोल्जी बॉडी का। मॉडिफाइड ऑफ गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी के मॉडिफाइड पार्ट्स को हम लोग एक्रोसोम कहते हैं, और जो रिएक्शन हुआ उसको एक्रोजोमल रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए, ये जो एक्रोजोमल रिएक्शन होता है तो एक्रोजोम में जो होती है एंजाइम होता है, जिस एंजाइम का नाम है स्पर्म लाइसिन। इसका नाम क्या रख दिया गया? स्पर्म लाइसिन। अब ये जो होता है इस ओवम के अंदर एंट्री करना चाहता है, और ओवम के अंदर ये एंट्री करने के लिए एक्रोसोम जो होता है इसके अंदर बहुत 3 टाइप्स के एंजाइम होते हैं जो इसको 3 लेयर को उसको ब्रेक डाउन करता है। तो हमें कौन कौन मिल रहा था? तो बाहर मैंने बताया कि कोरोना रेडिएटा होता है। कोरोना रेडिएटा के बाद जो है इसके अंदर केमिकल्स प्रेजेंट थे। हाइलुरोनिक एसिड, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और फिर लास्ट में जोना पेलुसिडा को, तब जाके इसके जो न्यूक्लियस है दोनों मिलते हैं, यानी कैरियोगेमी की प्रोसेस होगा। तो ये जो यहाँ पे एक्रोसोम में जो स्पर्म लाइसिन होता है, इसमें जो होते हैं 3 टाइप्स के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं।
और वो एंजाइम्स जो 3 टाइप के प्रेजेंट हैं वो एक्चुअली में होते कौन कौन से हैं? एक का नाम रख दिया गया है कोरोना पेनिट्रेटिंग, इसका नाम क्या रख दिया गया? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। अब कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या करेगा? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो होता है यह कोरोना रेडिएटा को, किसको? कोरोना रेडिएटा को ब्रेक डाउन कर जाएगा। दूसरा जो स्पर्म लाइसिन में एंजाइम होता है उसका नाम रख दिया गया है, अगर हम लोग देखें तो हाइलुरोनी, यानी उसका नाम है देख रहे हैं हाइलुरोनिक एसिड था, इसे उसका नाम रख दिया गया हाइलेरुमिडेज। और ये हाइलेरुमिडेज जो होता है हाइलरेनु के, जो यहाँ पे देख रहे हैं हाइलुरोनिक एसिड, इसके अंदर जो पार्टिकल्स था उसको तोड़ देगा। लास्ट में हमें मिल रहा था जोना पेलुसिडा, तो जोना पेलुसिडा को भी तोड़ने के लिए एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जोना लाइसिन। अब ये 3 एंजाइम कोरोना पेनिट्रेटिंग जो होता है कोरोना रेडिएटा को तोड़ेगा, हाइलेरुमिडेज जो होता है या हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक डाउन करता है, और जोना लाइसिन जो होता है जोना पेलुसिडा को ब्रेक करेगा। अब ये धीरे धीरे जो होता है अब बढ़ेगा इस तरह से, और बढ़ने के बाद ये एंट्री कर जाएगा ओवम। जब भी ओवम में एंट्री करता है तो इसका न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस दोनों जो होते हैं वह मीट हो जाते हैं, मिक्स हो गया। यहाँ पे याद रखिएगा कि पूरा जो स्पर्म का पार्ट्स होता है उसमें से केवल न्यूक्लियस ही ओवम के अंदर एंट्री करता है, और बाकी जो इसका सारा पार्ट्स होता है वह डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, वहीं पे नष्ट हो जाते हैं, बाकी सब समाप्त हो जाता है। एंट्री कौन किया? केवल न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जब एंट्री करता है तो वह प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कैरियोगेमी। अब देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे कैरियोगेमी की जो प्रोसेस हो जाती है तो यहाँ पे एक स्पर्म जब आ जाता है उसका न्यूक्लियस, तो ओवम जो होती है वो चाहती है कि हम सब चीज को ब्लॉक कर दे कि दूसरा इसमें स्पर्म नहीं आ सके। तो यहाँ पे जे भी जाता है तो एक प्रोसेस जो है सर्टेनली स्टार्ट किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीस्पर्मिक। यहाँ पे एक प्रोसेस स्टार्ट होता है पॉलीस्पर्मिक। पॉली का मतलब ढेर सारा, स्पर्मिक का मतलब स्पर्म इसके अंदर नहीं आ सके। तो नहीं आने के लिए इसमें 2 प्रकार के ब्लॉक प्रोसेस होता है। एक होता है यहाँ पे देखिएगा फास्ट ब्लॉक, और दूसरा जो ब्लॉक होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्लो ब्लॉक। अब देखिए फास्ट ब्लॉक में क्या होता है कि ये जो देख रहे थे कि कोरोना रेडिएटा जो होता है इसके जो आयंस हैं वो सारे आयंस जो होते हैं वो बिल्कुल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके उल्टा हो जाता है, यानी आयंस इंटरचेंज होते हैं और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है उल्टा होता है, जिससे इलेक्ट्रिकल शॉक आ जाते हैं। और शॉक आने से जितने भी स्पर्म जो बहुत सारे आ रहे थे वो धीरे धीरे जो है इसके चारों तरफ भागना शुरू कर देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है फर्टिलाइजेशन के लिए ओवम के पास हेल्दी स्पर्म का पहुंचना बहुत जरूरी होता है। तो इलेक्ट्रिकल शॉक के कारण बाहर हो जाता है। और दूसरा जो अगर हम बात कर ले स्लो ब्लॉक, तो स्लो ब्लॉक में क्या होता है कि ओवम के अंदर जो होते हैं वो इसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे ग्रेनुलोसा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये छोटे छोटे ग्रेनुलोसा सेल्स जो होता है यह अंदर की ओर आकर ये जो देख रहे थे ये बहुत ज्यादा कोरोना जो पेलुसिडा था इसको जो होता है बहुत सीमेंट की तरह बहुत लिग्निफाइड ब्लॉक कर देता है। लेकिन ये बहुत देर बाद होता है जब कैरियोगेमी हो जाता है, तो बहुत देर बाद होता है, इसलिए इसको परमानेंट ब्लॉक कहते हैं। और ये तुरंत करता है, इसीलिए हम लोग फास्ट ब्लॉक को टेम्पोररी ब्लॉक कहते हैं, स्लो ब्लॉक को परमानेंट। और जब भी यह हार्ड हो जाता है परमानेंट ब्लॉक हो जाता है तो दोनों का प्रोसेस हो गया यानी कैरियोगेमी हो गया। यही प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। इसकी से जो क्वेश्चन स्टेप्स से अगर आता है कि भाई पूरा फर्टिलाइजेशन जो होते हैं 12th लेवल में, तो इसके स्टेप्स क्या हैं? तो ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, आप इजी वे में जान सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है याद रखिएगा
एक्रोजोमल रिएक्शन होंगे। एक्रोजोमल रिएक्शन होता है तो एक्रोजोमल रिएक्शंस के बाद क्या होगा कि जो स्पर्म होता है वो एंट्री करेगा कहाँ पे, ओवम में। स्पर्म का एंट्री होगा। स्पर्म एंट्री जब कर जाएगा तो थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, यहाँ पे भी मैंने बताया कि फास्ट ब्लॉक। स्पर्म एंट्री के बाद क्या हो जाता है, फास्ट ब्लॉक, और फास्ट ब्लॉक के बाद क्या हो जाता है, स्लो ब्लॉक। तो इस तरह से 4 स्टेप में पूरा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे अगले वीडियो में और देख सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।